नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का चौथा पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो सबसे पहले हम जाबिर हुसैन जी का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1945 में गाँव नौनई, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। इसके बाद से 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा जैसे कि डायरी विधा के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करता है। यही एक डायरी का रूप है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, अर्थात अपने बारे में खुद लिखता है। डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। इस पाठ के अंतर्गत सांवले सपनों की याद प्रस्तुत पाठ में 20 जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु हुई थी। उस समय की बात है कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यानी जो सालेम अली ने संस्मरण लिखा है, ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा है। और सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद, सपने कैसे हैं, सांवले है, उनकी याद के रूप में व्यक्त किया है। सालेम अली का स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो जो ये पाठ है, ये संस्मरण है और डायरी शैली में लिखा गया है। तो हम चलते हैं बच्चों पाठ पर, सांवले सपनों की याद। इस पाठ में मैंने आपको अभी बताया कि लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के बाद इसे डायरी शैली में लिखा है और उनकी मौत से जो उनमें दुख हुआ है, अवसाद हुआ है, उसे इस पाठ में व्यक्त किया है। तो चलते हैं पाठ पर। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। कौन चल रहा है? सालेम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली का यह आखिरी पलायन। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, अर्थात उनकी अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सोए हुए पक्षी अर्थात यहाँ पर सालेम अली के लिए कहा गया है। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों में, आबशार का अर्थ है निर्झर या झरना, को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है?
एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक यानी चंचल, यहाँ पर शोक शब्द का अर्थ है चंचल गोपियों को, चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में मिथक अर्थात प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में एक नए अर्थ का वहन करता है उसे मिथक कहते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती यानी 100 की उम्र तक पहुंचने में उनके थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्रा की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अर्थात जो सालिम अली थे वो एक पक्षी प्रेमी थे, पक्षी विज्ञानी थे और वो पक्षियों की खोज करते थे और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चंडी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्डवाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। अर्थात जब पक्षियों की तलाश में वो निकलते थे तो उनके गले में एक दूरबीन हमेशा रहती थी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। जो सालिम अली है उनकी जीवन साथी का नाम है तहमीना। उन्होंने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी सौंधी अर्थात सुगंधित या मिट्टी पर पानी पड़ने से जो गंध उठती है उसे सौंधी कहते हैं। सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो।
मुझे याद आ गया है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया जो सालेम अली है, उनकी एयरगन से उनके बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अर्थात जब गौरैया उनकी एयरगन से घायल हुई तो उन्हें इसका बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस समय अपने मन में ठान लिया कि वह पक्षियों के लिए समर्पित रहेंगे। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक अर्थात सहज, स्वाभाविक। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अर्थात जिन लोगों से वो परिचित थे उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि सालेम अली पक्षियों की तलाश में या उनकी सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालेम अली, तुम लौटोगे ना। अर्थात उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि सालेम अली लौट आएंगे। तो बच्चों, आज का जो संस्मरण है वो आपने समझा। इसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के बाद उनकी याद में इसे लिखा है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।